गए। अब दूसरा स्थल है हमारा महदहा। महदहा का जो काम किए हैं वो वही जी.आर. शर्मा और उनके सहयोगी। इसके अलावा जो उत्खनन का काम किए हैं मुख्य रूप से वो किए हैं हमारे जे.एन. पाल महोदय। महदहा का उत्खनन किसने किया? तो जे.एन. पाल महोदय ने किया। यहाँ से एविडेंस के रूप में क्या मिला? तो यहाँ पे एविडेंस के रूप में हड्डी, सींग के बनी उपकरण, आभूषण बहुत बड़ी संख्या में मिले। महदहा से सबसे बड़ी संख्या में हड्डी और सींग पे बने हुए उपकरण और आभूषण दोनों मिले हैं। तो यहाँ पे मुख्य विशेषता है यहाँ की कि महदहा से हड्डी पे बने हुए बड़ी संख्या में उपकरण और आभूषण दोनों मिले हैं। इसके अलावा महदहा से युग्म समाधान मिला है। युग्म समाधान मतलब जो स्त्री पुरुष होते हैं उनका शव एक साथ मिला है। तो युग्म समाधान के एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो महदहा से मिले हैं। इसके अलावा इस काल में इस स्थल से गर्त स्तंभ मिले हैं। गर्त स्तंभ क्या होते हैं कि तो जैसे कि मानो झोपड़ी बनाता है तो नीचे जमीन पे गड्ढे खोदता है। तो ये होगी समतल भूमि। मानो क्या करता है, इतना इसमें गड्ढा खोदेगा तो मिट्टी जो हो जाएगी वो ऊपर नीचे हो जाएगी। मिट्टी का क्रम यहाँ पे जब मिट्टी खोदेगा बाहर निकल जाएगी और फिर मिट्टी को अंदर बंद करेगा इसी गड्ढे में, तो मिट्टी का जो क्रम होगा वो सही नहीं पाएगा। इस मिट्टी से इस मिट्टी का क्रम मैच नहीं करेगा और ये टाइट मिट्टी होगी, ये पोली मिट्टी होगी। इसी आधार पे विद्वान यहाँ पे एविडेंस पाए हैं कि महदहा में गर्त स्तंभ पाए गए हैं। तो मानव को झोपड़ी अगर गाड़ना है तो यहाँ पे गड्ढा खोदेगा, यहाँ पे फिर लकड़ी लगाएगा, फिर इसके ऊपर अपना घर बनाएगा, फिर जो भी है वो रखेगा। तो ये यहाँ से गर्त स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं महदहा से। इसके अलावा यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण है कि महदहा से बूचड़ खाना मिला। बूचड़ खाना का क्या मतलब है कि साल्टर हाउस जो वर्तमान का समय का है वो बूचड़ खाने का ही काम करता था। तो बूचड़ खाने में क्या होता था कि यहाँ पे मानो मांस इकट्ठा करता था और उसका काटता था और सप्लाई करता था। तो साल्टर हाउस का एविडेंस कहाँ से मिला है? तो महदहा से मिला है। इसके अलावा हमें महदहा से 35 गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे के एविडेंस हमें सराय नहर राय से मिले हैं और महदहा से मिले। और इन चूल्हों में सबसे ज्यादा जानवरों की जली और अधजली हड्डियां पाई गई हैं महदहा में। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि अधजली या जली पशुओं की हड्डियां कहाँ पाई गई हैं तो महदहा के 35 गर्त चूल्हों में पाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे मृग श्रृंग के छल्ले की माला पाई गई। महदहा की कई विशेषताएं हैं अच्छी कि महदहा से मृग श्रृंग के छल्ले की माला पाई गई है। जो मृग है उनके सींग के बने हुए छल्लेदार माला पाई गई है, वो कहाँ से पाई गई है? तो महदहा से पाई गई है। इसके अलावा महदहा से एक मानव कंकाल है जो कान में कुंडल पहने हुए है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीए द्वारा, अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है कि जो महदहा स्थल है मध्य पाषाण काल का, वहां से मानो एक कान में कुंडल पहने हुए है। तो कान में कुंडल का एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो महदहा से मिलता है। तो मानव आभूषण का प्रयोग बड़े पैमाने पे करता था मध्य पाषाण काल में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके अलावा एविडेंस भी मिल रहे हैं कि यहाँ पे मृग श्रृंग के छल्ले मिल रहे हैं। इसके अलावा कान में पहने एक कुंडल मिल रहा है, मानव कुंडल पहने मानव एक कंकाल मिला है उत्खनन में जो अपने कान में कुंडल पहने हैं। तो ये एविडेंस है महत्वपूर्ण। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपीएससी भी द्वारा पूछा गया है और एनटीए द्वारा भी पूछा गया है कि कान में कुंडल पहने हुए मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला, किस काल से मिला है? तो मध्य पाषाण काल में मिला है। और किस स्थल से मिला है? तो महदहा से मिला है। तो ये हो गई महदहा की विशेषताएं। अब अगले स्थल की बात कर लेते हैं। ये हमारा स्थल है दमदमा। जो दमदमा पूरा स्थल है ये उत्तर प्रदेश के साई नदी किनारे पड़ता है। दमदमा किस नदी किनारे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश की साई नदी किनारे पड़ता है। इसके अलावा देख लेते हैं दमदमा से क्या क्या एविडेंस मिले हैं। तो दमदमा से जो एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं 41 समाधान। जो सबसे ज्यादा समाधान पाए जा रहे हैं वो हमारे दमदमा से पाए जाते हैं। कितने पाए जा रहे हैं? तो 41 समाधान पाए जा रहे हैं। उनमें से 5 समाधान जो हैं, 5 कब्रें हैं, उसमें युगल समाधान मिलता है। कितना मिलता है? तो 5 कब्र ऐसी हैं
41 समाधान में से 5 कब्र ऐसी हैं जिनमें स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं। तो 41 समाधान में से 5 कब्रें या समाधान ऐसे हैं जिनमें युगल समाधान के एविडेंस पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दमदमा में 2 कंकाल ऐसे मिले हैं जो पेट के बल लिटाए गए हैं। 2 कंकाल दमदमा से ऐसे मिले हैं जो पेट के बल लिटाए गए। यहाँ पे 5 कब्र में युगल समाधान मिलता है और यहाँ महदहा में 3 युगल समाधान, 3 अगर 3 मानव का एविडेंस पूछा जाए कि 3 मानव का युगल समाधान कहाँ मिलता है तो महदहा से मिलता है। लेकिन अगर 5 का पूछा जाए, 5 कब्रों में कहाँ पे मिलता है तो दमदमा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में मिल रहा है, यहाँ पे 3 में मिलता है। अब अगला एविडेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे अगला एविडेंस जो है एक हाथी दांत का लटकन मिला है। दमदमा से और एविडेंस क्या मिला है, एक हाथी दांत का लॉकेट मिला है जो संभवतः गले में पहना जाता है। ये भी एविडेंस पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल के किस स्थल से हाथी दांत का लटकन या फिर लॉकेट पाया गया है। वो दमदमा से हाथी दांत का लटकन पाया गया है। लॉकेट, लटकन कह सकते हैं या फिर लॉकेट, किताबों में तो फिलहाल लटकन मिलता है, लेकिन लटकन लॉकेट के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है वहां पे, क्योंकि गले में पहनने वाला है। तो ये एक एविडेंस होगा। इसके अलावा दमदमा से मुड़ी हुई अवस्था में समाधान मिला है। मुड़ी हुई अवस्था में क्या मतलब, तो आगे चल के ये विशेषता हमें लवनाज के पूरा स्थल में देखने को मिलती है, लेकिन सेम विशेषता यहाँ पे दमदमा में देखने को मिलती है, जहाँ से घुटनों के नीचे से मानव के जो पांव हैं वो मोड़ दिए गए हैं। तो दमदमा से मुड़ी हुई अवस्था में समाधान प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दमदमा से बेर की अधजली गुठलियां मिली हैं। जो बेर होता है खाने वाला, उसके जला जो बीज होता है, आधा जल गया आधा कच्चा, इस टाइप का एविडेंस मिला है दमदमा से। तो दमदमा से क्या मिला है, तो दमदमा से अधजले जो बीज होता है बेर का वो मिला है। दमदमा से और जो एविडेंस मिले हैं वो हैं घरेलू धान के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से ही घरेलू जो साक्ष्य है उनकी किस्म हमें साक्ष्य के रूप में दमदमा से मिला है। इसके अलावा दमदमा से औंधे मुंह समाधान मिले हैं। ये भी पूछा गया है कि औंधे मुंह मतलब औंधे ऐसे करके जो अवस्था होती है, उस अवस्था में हमारे जो समाधान कंकाल मिले हैं वो मिले हैं दमदमा से। तो दमदमा के ये एविडेंस हो गए हैं कि यहाँ पे 41 समाधान पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5 कब्र में युगल समाधान पाए जाते हैं, 2 कंकाल पेट के बल हैं, एक से एक यहाँ पे हाथी दांत का लटकन मिलता है। इसके अलावा मूड़ी अवस्था में समाधान मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेर की अधजली गुठलियां मिलती हैं और घरेलू धान के साक्ष्य मिलते हैं और औंधे मुंह समाधान मिलते हैं। इसके अलावा अन्य देख लेते हैं। एक स्थल है हमारा चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो जो पड़ता है ये है हमारा, यहाँ पे पड़ता है हमारा इलाहाबाद, यहीं पे हमारा पड़ता है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो हमारे इलाहाबाद जिले में पड़ता है। चौपानी मांडो से आगे चल के ये पूरा पाषाण काल का स्थल माना जाता है और नवपाषाण काल के बीच का स्थल माना जाता है। तो ये जो चौपानी मांडो है ये कहाँ पड़ता है, तो चौपानी मांडो हमारी बूढ़ी बेलन नदी घाटी पे पड़ता है। चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है, तो चौपानी मांडो बूढ़ी बेलन नदी घाटी में पड़ता है। तो चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है, तो ये इलाहाबाद में बूढ़ी बेलन नदी घाटी में पड़ता है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बूढ़ी बेलन नदी घाटी पे स्थल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो काम किए हैं वो B.D. मिश्रा सर ने किया था। कब किया था, तो 1967 ईस्वी में किया था। यहाँ पे एविडेंस देख लेते हैं क्या मिलते हैं, तो चौपानी मांडो से पेगुल प्रकार के उपकरण मिलते हैं। पेगुल प्रकार के उपकरण पूरा पाषाण काल की विशेषता है, इसीलिए हमने बताया है कि चौपानी मांडो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के स्थल बीच का समय का माना जाता है। तो ये यहाँ से पेगुल प्रकार के उपकरण मिलते हैं। मात्र ये कैसा स्थल है मध्य पाषाण काल का। इसके अलावा यहाँ से जंगली चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मध्य पाषाण का स्थल है चौपानी मांडो, यहाँ से अधजले जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं। एक घड़ा है उस पे ये अधजले दाने के साक्ष्य चिपके हुए मिले, उनकी छाप मिली है। तो यहाँ पे चौपानी मांडो से जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा चौपानी मांडो से जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं, साथ में अन्न भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। वो कैसे मिले हैं तो आगे पता चलेगा।
और इसके अलावा यहाँ पे प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। नौपाषाण में आगे चल के चाक पे निर्मित एविडेंस मिलेंगे हमारे चौपानी मांडव से मृदभांड, लेकिन सबसे पहले सबसे प्राचीन जो मृदभांड पाए जाते हैं वो भारत में मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडव में पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता जो है ये मृदभांड की वो नौपाषाण काल की, लेकिन उससे पहले हाथ से बने हुए जो मृदभांड थे, मृदभांड जो मिट्टी के मटके होते उन्हीं को मृदभांड कहा जाता है। तो जो प्राचीनतम एविडेंस मिला है मृदभांड का या मटके का वो हमारे चौपानी मांडव से मिले हैं। और किससे बना था? तो हाथ से निर्मित था। तो संभवतः विद्वान यही अनुभव लगाते हैं, संदर्भ लगाते हैं कि जो अन्न भंडारण साक्ष्य मिला है तो जो ये हस्त निर्मित मृदभांड थे, इन्हीं मृदभांडों में मानो ये जो जंगली चावल के साक्ष्य मिले इसमें संग्रहण या फिर रखने का काम करता है। तो ये मुख्य एविडेंस है कि यहाँ पे जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं, अन्न भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्राचीनतम हस्त निर्मित प्रथम बार मृदभांड मिले हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 13 मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां मिली हैं। चौपानी मांडव से क्या मिला है? तो यहाँ पे 13 मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां मिली है। झोपड़ियां मतलब जो मधुमक्खी आकार में झोपड़ियां होती हैं गोल मटोल उस आकार में मिली है। इसके अलावा जो 13 है उनमें से 6 झोपड़ियां जो हैं वो गोलाकार पाई गई हैं और शेष अंडाकार पाई गई हैं। जो झोपड़ियों का साक्ष्य सबसे पहले मिल रहा वो भी हमारे चौपानी मांडव से मिल रहा है। किस आकार की है? किस आकार की है? तो मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां पाई जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस पाया जाता है वो है गदा शीर्ष। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पे जो एविडेंस गदा के रूप मिले हैं वो गदा मानते हैं, कुछ लोग यहाँ पे उसको हथौड़ा मानते हैं, लेकिन ज्यादातर गदा शीर्ष ही मानते हैं। तो चौपानी मांडव से एक और एविडेंस महत्वपूर्ण मिला है, वो कौन सा है? वो है गदा शीर्ष। तो चौपानी मांडव के मुख्य एविडेंस हो गए गदा शीर्ष, जंगली चावल, अन्न भंडारण, प्राचीनतम हस्तनिर्मित मृदभांड, इसके अलावा 13 झोपड़ियां। अगला स्थल देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। इसका नाम है ये है लिखैया। लिखैया भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे काम किसने किया है? तो जी.आर. शर्मा ने किया है, बी.डी. मिश्रा ने किया है। और यहाँ की महत्वपूर्ण एविडेंस क्या है कि लिखैया से 17 मानव कंकाल मिले हैं। 17 में से 13 मानव कंकालों का लिंग निर्धारण हो गया है और शेष बाकी हैं। तो लिखैया इन स्थलों के बाद सबसे ज्यादा जो मानव कंकाल या सावधान मिले हैं वो लिखैया से मिले हैं। लिखैया भी पूछा गया है कि लिखैया कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। और काम कौन किया है? तो जी.आर. शर्मा, बी.डी. मिश्रा ने किया है। यहाँ पे 17 मानव कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा स्थल है जिसका नाम है बगही खोर। बगही खोर का उत्खनन किसने किया? तो किए हैं R.K. वर्मा सर किए हैं। अब हम लोग इन स्थलों के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य और छोटे स्थल देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। वो है जैसे कि ये है मिर्जापुर, दूसरा है मोहराना पहाड़। मोहराना पहाड़ जो है मिर्जापुर है, ये सब चित्रकारी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। इसके अलावा ये करछाना है, फिर बारा है, फिर जमुनीपुर है, फिर बिछिया है, फिर महारूडी है। ये जो स्थल है ये मध्य पाषाण काल के हैं और ये यूपी में पड़ते हैं। अब ये हो गए हमारे यूपी के स्थल। अब हम लोग देखेंगे अगले राज्य के स्थल मध्य पाषाण काल के। पीछे हम लोगों ने यूपी के स्थल मध्य पाषाण काल के देख लिए हैं। अब आगे अन्य राज्यों के स्थल देखेंगे, किस राज्य में कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल का पड़ता है। तो देख लेते हैं गुजरात का स्थल। ये जो एरिया है ये गुजरात की है, ये हमारा राज्य है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से स्थल पड़ते हैं मध्य पाषाण काल का? तो पहला जो स्थल पड़ता है उसका नाम है कानबेल। कानबेल पूरा स्थल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। और यहाँ एविडेंस के रूप में क्या मिला है? तो यहाँ पे एविडेंस के रूप में ऊंट की हड्डी मिली है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि मध्य पाषाण काल का गुजरात का कानबेल पूरा स्थल है जहाँ से ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। दूसरा स्थल है महत्वपूर्ण जिसका नाम है लंगनाच। ये भी हमारे गुजरात राज्य में पड़ता है। कानबेल हमारे गुजरात में पड़ता है और लंगनाच भी हमारे गुजरात राज्य में पड़ता है। ये पूरा स्थल रेत वाला स्थल या बालू वाला स्थल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे रेत और बालू वाला स्थल या जमीन पाया जाता है।
तो ये है लांगनाथ। लांगनाथ पे काम किसने किया है? तो यहाँ पे काम जो किए हैं वो HD संकालिया सर किए हैं, B सुब्बाराव सर ने किया है और कैनेडी महोदय ने किया है। HD संकालिया ने कब काम किया है? तो HD संकालिया ने 1974 में काम किया है। यहाँ पे उत्खनन का काम 3 लोगों ने किया है। कौन कौन से? तो HD संकालिया, B सुब्बाराव, इसके अलावा KR कैनेडी महोदय ने किया है। अब देख लेते हैं लांगनाथ ने क्या एविडेंस मिला है, क्या साक्ष्य मिला है। तो लांगनाथ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। 14 मानव कंकाल मिले हैं, उसमें से जो 13 मानव कंकाल हैं वो मुड़ी हुई अवस्था में मिले हैं, मतलब घुटनों के नीचे का जो हिस्सा है पैर का वो मोड़ दिया गया, तब उनको दफनाया गया है लांगनाथ में। तो ये विशेषता है कि 14 में से 13 कंकाल मुड़ी हुई अवस्था में दफनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो मानव कंकाल हैं जिनके पैर पीछे बंधे हुए हैं। यहाँ पे जो मोड़ देने का संदर्भ है, तो मोड़ देने का वही है कि पीछे के साव के पैर को बांध दिया गया है, इसीलिए वो मुड़े हुई अवस्था में है। तो यहाँ के जो सावधान है कंकाल है, उनको पीछे उनके पैरों को मोड़ दिया गया है या बांध दिया गया है। इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो लांगनाथ से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एविडेंस मिलता है कि यहाँ के जो मानव था वो नरभक्षी मानव था। नरभक्षी मानव कैसा था? एविडेंस मिलता है कि क्योंकि अधिकांश जो यहाँ के नर कंकाल मिले हैं या कंकाल मिले हैं वो उनके जो कपाल है वो टूटे हुए हैं। तो विद्वानों का मानना है कि यहाँ का मानव जब वो मर जाता था तो अन्य जो मानव होते थे तो उनके खोपड़ी का जो मांस होता था वो खा जाता था या भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इसी आधार पे मानव ने यहाँ के जो मानव उनको नरभक्षी मानव कहा है। आखिर वहाँ पे अन्य जगह पे जो मानव मिले हैं उनके कपाल टूटे हुए नहीं है, वहाँ पे मांस का एविडेंस पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पाया जाता है कि यहाँ पे जो कपाल है वो टूटे हुए पाए जाते हैं। उसी आधार पे कहा गया है कि यहाँ का मानव नरभक्षी था, मानव मर जाता था तो उसका मांस अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर लेता था। इसके अलावा यहाँ से भी दंत रोग के साक्ष्य मिले हैं। दंत रोग के साक्ष्य अन्य स्थल से हमें देखने को मिलते थे, लेकिन यूपी में अब लांगनाथ से भी हमारे जो सावधान प्राप्त हुए हैं पूर्वजों के, वहां से भी दंत रोग के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण कि लांगनाथ से तांबे का चाकू मिला है। पूछा गया है, ये एनटीए द्वारा पूछा गया है कि तांबे का चाकू किस मध्यपाषाण पुरा स्थल से मिला है। तो लांगनाथ से तांबे का चाकू पाया गया है। तो ये हो गया हमारा लांगनाथ पुरा स्थल सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 14 समाधान पाए गए हैं, उनमें से 13 मुड़ी अवस्था में है। यहाँ पे कुछ के पैर पीछे बंधे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ का जो मानव था वो नरभक्षी मानव था और यहाँ पे तांबे का चाकू मिला है। ये हो गए हमारे गुजरात के कुछ प्रमुख स्थल। इसके अलावा हमारा ये राज्य पड़ता है MP। अब हम लोग जो देखेंगे स्थल वो MP के देखेंगे, मध्य प्रदेश के स्थल देखेंगे। तो ये है हमारा MP में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं देखेंगे। तो MP में जो स्थल पाए जाते हैं वो हमारे स्थल हैं पंचमढ़ी है, आजमगढ़ है, भीमबेटका है और जौरा गुफा है। कौन कौन से स्थल? इसके अलावा हमारा ये बागोर है। ये हमारे जो स्थल है ये मध्य पाषाण काल के MP के स्थल हैं। कौन कौन से हैं? पंचमढ़ी है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है, जौरो है गुफा है और बागोर गुफा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या एविडेंस पाए गए हैं। तो पंचमढ़ी क्षेत्र देखें तो पंचमढ़ी क्षेत्र जो है ये गुफा चित्रकर्ता के लिए विशेषकर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चित्र पाए गए बड़ी संख्या में और बड़ी भांति प्रकार के पाए गए और बड़े अच्छी संख्या में और अच्छे कलर और उन्नतशील चित्र पाए गए हैं। तो पंचमढ़ी जो मध्य पाषाण काल का स्थल है ये जो फेमस है शिलाश्रय वो अपनी गुफा चित्रकर्ता के लिए फेमस है। तो यहाँ पे 2 क्षेत्र या शिलाश्रय पाए जाते हैं। उनका क्या नाम है? पहले का नाम है जम्बूद्वीप, दूसरे का नाम है डोरीथित शिलाश्रय द्वीप। कौन से? पंचमढ़ी के अंतर्गत 2 शिलाश्रय आते हैं। कौन कौन से? पहला जम्बूद्वीप, दूसरा जम्बूद्वीप शिलाश्रय, दूसरा डोरीथी शिलाश्रय। ये है, इनमें काफी अच्छी संख्या में चित्रकला पाई जाती है। इसके अलावा अन्य स्थल जो है वो है बागोर सेकंड। बागोर सेकंड एक बागोर आता है जो राजस्थान में पड़ता है। कंफ्यूजन मत अपने दिमाग में लाइएगा। एक स्थल बागोर पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है,
ये जो बागोर है वो एमपी का बागोर है। तो यहाँ पे जो स्थल पाया जाता है बागोर सेकंड के नाम से जाना जाता है एमपी का। और यहाँ पे जो एविडेंस मिला है वो सांभर हिरण जो होता है, सांभर हिरण की 3 खुर के निशान पाए गए हैं। बागोर सेकंड से क्या पाया गया है, तो सांभर हिरण के खुर के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा एमपी का स्थल है आदमगढ़। एक हमारे यूपी में पड़ता है आजमगढ़ जिला, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो आजमगढ़ है, ये आदमगढ़ है। ये कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। यहाँ की इस आदमगढ़ की क्या विशेषता है कि इस आदमगढ़ पे जो काम किए हैं वो काम किए हैं आरबी जोशी महोदय ने। कब किया है, तो 1964 ईस्वी में किया है। किसने किया है आदमगढ़ में काम, तो आरबी जोशी महोदय ने किया है। कब किया है, तो 1964 में किया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में लघु पाषाण उपकरण पाए गए हैं। कहा जाता है लगभग 25,000 उपकरण पाए गए हैं यहाँ पे माइक्रोलिथिक एज के काल के, मतलब लघु उपकरण, छोटे उपकरण 25,000 की संख्या में पाए गए। तो सबसे ज्यादा जो लघु पाषाण उपकरण पाए गए हैं वो हमारे आदमगढ़ एमपी में पाए गए हैं। इसके अलावा आदमगढ़ से प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं वो आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से छिपकली के साक्ष्य मिले हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि आदमगढ़ से ही हमें छिपकली की हड्डी के एविडेंस मिले हैं। तो छिपकली के हड्डी के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से मिले हैं। अगला हमारा पूरा स्थल है वो है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो ये भी एमपी में पड़ता है। यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ पे 500 से लेके 600 गुफाएं पाई जाती हैं और यहाँ पे चित्रकर्ता बहुत बड़े पैमाने पे पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो गुफाएं हैं वो मध्य पाषाण काल की पाई गई हैं। तो व्यापक रूप से चित्रकर्ता कहाँ से पाई जाती है, तो भीमबेटका की गुफाओं में पाई जाती है। उसके अलावा जो चित्रकर्ता पाई गई है उस पे 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ। सबसे ज्यादा जो रंग का प्रयोग किया गया है वो हरे और लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अन्य रंग जो सबसे ज्यादा है वो हरे लाल रंग के हैं। इसके अलावा 16 प्रकार के अन्य रंग भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे उनसे 29 प्रकार की प्रजातियों के चित्र पाए गए हैं। जो चित्र पाए गए हैं वो 29 प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जिनका चित्र इन गुफाओं में पाया गया है। इसके अलावा चित्रों में यहाँ पे वराह का चित्र पाया जाता है। वराह का जो प्राचीनतम चित्र पाया जाता है वो हमारे भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से गणेश के चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में ही गणेश के समतुल्य चित्र बनाए हुए प्राप्त होते हैं। हालांकि वो मध्य पाषाण काल के नहीं है, डेटिंग उनकी बाद की आ रही है, लेकिन वो जो गणेश के चित्र पाए जाते हैं या गणेश के समतुल्य ही चित्र है, कुछ विद्वान उसको गणेश का ही चित्र माने जाते हैं या फिर कुछ तुलनात्मक रूप से ये शब्द यूज कर लेते हैं कि गणेश के समतुल्य चिन्ह कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका की गुफाओं से मिला है। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ से सांव को मांस अर्पित किया गया है। कि भीमबेटका की गुफाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहां पे चित्रकारी पाई जाती थी। इसके अलावा जो वहां पे स्थल पाए गए हैं जहाँ पे रहता था मानव, वहां पे जो साव मतलब कि अंतिम संस्कार किया गया है मानव, तो मानव को वो मांस अर्पित किया गया है। जैसे कि आज खाने के रूप में धार्मिक रूप से कुछ अर्पित किया जाता है, लेकिन भीमबेटका में एक अनोखी चीज मिली है कि जो साव को मांस अर्पित किया गया है अंतिम संस्कार के टाइम, मतलब उनके साथ मांस भी रखा गया है। तो मांस अर्पित का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मांस अर्पित का साक्ष्य हमारे भीमबेटका की गुफाओं से या भीमबेटका के पूरा स्थल से मिलता है। ये होगी भीमबेटका पे। इससे पहले हमारी क्लास जो हुई पूरा पाषाण काल पे, काफी डीप उसमें जाने हम लोग। जैसे कि भीमबेटका की जो खोज किए थे तो BS वानकाकड़ महोदय ने किया था, और BS वानकाकड़ महोदय को इसके पाषाण काल का पितामह भी कहा जाता है। तो ये हो गया स्थल। अगला हमारा स्थल है जौरा गुफा। ये जौरा गुफा MP में पड़ती है। यहाँ की क्या विशेषता है कि सर्वप्रथम यहाँ पे देखने को मिलता है कि पृथ्वी, आकाश और अग्नि। जौरा गुफा से क्या मिलता है, प्रथम साक्ष्य पृथ्वी, आकाश, अग्नि के प्रथम अभिव्यक्ति के साक्ष्य मिलते हैं। मानो अपनी चित्रकारिता के जरिए अपनी अभिव्यक्त करता है, उन चित्रों में आभास होता है कि वो पृथ्वी, आकाश और अग्नि 3 चीजों को दिखाने का प्रयास किया है। तो उसका सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला है मध्य पाषाण काल से, तो
तो एमपी के जौरा गुफा से मिलता है। किसका किसका? पृथ्वी, आकाश, अग्नि और की प्रथम अभिव्यक्ति मिलती है। ये हो गए एमपी के स्तर। अब देख लेते हैं अन्य स्तर, जैसे कि हम देख लेते हैं ये राज्य है हमारा, यहाँ पे पड़ता है राजस्थान। राजस्थान के पूरा स्तर देख लेते हैं मध्य पाषाण काल का। तो ये राज्य जो है हमारा राजस्थान, यहाँ पे कौन स्थल पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो स्थल पाया जाता है वो है हमारा बागोर। बागोर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। एक बागोर यहाँ है, ये बागोर सेकंड के नाम से जाना जाता है, और ये एमपी का है, ये बागोर राजस्थान का है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो काम किए हैं वो BN मिश्र महोदय ने किया है। कब किया था? तो 1971 में किया है। और यहाँ पे एविडेंस के रूप में क्या मिला है? तो एविडेंस के रूप में यहाँ पे सर्वप्रथम सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हम लोग पीछे जान चुके हैं कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिले हैं। तो यहाँ से पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले, और इसके अलावा यहाँ पे भूमि पर फर्श बनाने के साक्ष्य मिले हैं। बागोर से भूमि जो है उस पे फर्श बनाने का काम किया गया है, उसके एविडेंस हमारे राजस्थान बागोर से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से घास फूस के पर्दे मिले हैं। जैसे कि हम लोग आजकल कपड़े के पर्दे यूज करते हैं, या फिर बहुत पुराने गांव में या फिर चले जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा पुरानी संस्कृति या कल्चर पाया जाता है, वहाँ भी आजकल देखेंगे कि जो लकड़ी फूस होते हैं उनकी टटिया बनाई जाती है। उसी प्रकार के वो पर्दे का काम करते थे। जैसे कि हम लोग कपड़े का यूज करते हैं, वो लोग घास फूस का बना के वैसे यूज करते हैं। तो घास फूस के वो पर्दे के जो एविडेंस मिले हैं वो हमारे राजस्थान बागोर से मिले हैं। इसके अलावा बागोर से बूचड़ खाने का साक्ष्य मिले। बूचड़ खाने का क्या मतलब है? जो साल्टर हाउस होता था जहाँ पे मांस इकट्ठा किया जाता था और काटा जाता था और सप्लाई किया जाता है। तो साल्टर हाउस के एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो हमारे राजस्थान से मिले हैं। और इसके यहाँ एविडेंस क्या है? तो यहाँ से 36 गुरियों वाली एक माला मिली है। एक कंकाल है जिसके गले में 36 गुरियों वाली माला के एविडेंस मिले हैं हमारे राजस्थान बागोर स्थल से। इसके अलावा यहाँ पे 3 जो मानव कंकाल पाए गए हैं वो मुड़ी हुई अवस्था में पाए गए। जैसे मुड़ी हुई अवस्था में कई लंगनाथ से पाए गए थे, एक और स्थल है वहां से पाए गए थे। इसके अलावा हमारे ये बागोर राजस्थान से भी पाए जाते हैं। 3 समाधान है जिनका पैर पीछे मुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये हो गए हमारे राजस्थान के स्थल। राजस्थान में एक ही स्थल पड़ता है जिसका नाम है तिलवाड़ा। क्या नाम है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा भी हमारा लूनी नदी किनारे पड़ता है। ये है राजस्थान की साइड बागोर और तिलवाड़ा। अब देख लेते हैं अन्य राज्य। तो ये राज्य हमारा ये राज्य जो हमारा पड़ता है, ये राज्य पड़ता है हमारा बिहार। बिहार में एक साइड पड़ती है जिसका नाम है पैसरा। ये पैसरा है, कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ये बिहार की साइड है पैसरा। पैसरा से क्या मिलता है? तो यहाँ से भी प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। स्तंभगर्त के साक्ष्य कह सकते हैं, या फिर प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य। प्राचीनतम झोपड़ियों में चौपानी मांडो भी मिल सकता है और पैसरा भी मिल सकता है। आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या लगाते हैं। ज्यादातर तो जो मत है वो चौपानी मांडो को जाते हैं, लेकिन स्तंभगर्त जो प्राचीन है यहाँ से मिलते हैं पैसरा से। इतिहास बहुत कंफ्यूजन वाला है, विशेषकर ये जो प्रागैतिहासिक इतिहास है वो ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि कहीं कहीं से एविडेंस वही मिल रहे हैं, कहीं पे क्या है, बहुत विवाद है। लेकिन हम लोग जो अधिकतम मत है उनको स्वीकार करते हैं। अब अगला राज्य देख लेते हैं। ये स्थल हमारा पड़ता है, ये जो राज्य पड़ता है हमारा, ये राज्य पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा स्थल पड़ता है? तो हमारा है ये वीरभानपुर। वीरभानपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वीरभानपुर मध्य पाषाण काल का स्थल है। कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे काम किसने किया है? तो यहाँ पे खोज का काम जो किया है, उत्खनन का काम, वो बीबी लाल महोदय ने किया है। कब किया है? तो 1954 में किया है। ये पूछा गया है कि वीरभानपुर की उत्खनन और खोज किसने किया है? तो बीबी लाल महोदय ने किया है। कब किया है? तो 1954 ईस्वी में किया है। वीरभानपुर से ही देख लेते हैं साक्ष्य के रूप में क्या मिलता है। तो वीरभानपुर से लकड़ी का व्यापक प्रयोग पाया जाता है। वीरभानपुर एक ऐसा साइट है मध्य पाषाण काल का जहाँ पे लकड़ी का
व्यापक प्रयोग पाया जाता है। सब कहीं पत्थर का प्रयोग पाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी साइट है इकलौती जहाँ पे लकड़ी का व्यापक प्रयोग पाया जाता है। यहाँ पे लकड़ी के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे कोई लकड़ी निर्माण का उद्योग था, मानते हैं विद्वान। तो हो सकता है क्वेश्चन इस रूप में भी मिल सकता है कि लकड़ी का व्यापक प्रयोग कहाँ हो सकता था, या फिर लकड़ी के निर्माण का कारखाना या उद्योग कहाँ पाया जाता है, तो वीरभानपुर में पाया जाता है। इसके अलावा ये राज्य हमारा उड़ीसा, ये राज्य जो हमारा पड़ता है ये उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में एक साइड मिलती है जिसका नाम है कुचाई। कुचाई से पहला लव पाषाण उपकरण मिला था, और कुचाई संदर्भित पहला मध्य पाषाण काल का स्थल भी है। ये कहाँ पड़ता है कुचाई, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। अब अगले राज्य के स्थल देख लेते हैं। तो जैसे कि ये राज्य हमारा पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु पड़ता है। यहाँ पे दो साइट प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। पहली कौन सी है हमारी, ये है टेरी। दूसरी कौन सी, ये हमारी औंधे। ये जो साइट है ये तमिलनाडु की साइट है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे टेरी पे जो पाया जाता है, टेरी एक बालू वाली साइट है। जैसे लांगनाथ जो उत्तर भारत में एक बालू वाली साइट थी, ये दक्षिण भारत की मात्र एक बालू वाली साइट है। यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, कि ये टेरी प्रस्तर उद्योग का केंद्र था या पत्थर उद्योग का केंद्र था। टेरी से ही जो पत्थर हैं वो उत्तर भारत में औजार निर्माण के लिए निर्यात किए जाते थे। तो जो कच्चे माल की उपकरण निर्माण के जो कच्चा माल मतलब पत्थर होता था, उसकी आपूर्ति कहाँ से होती थी, तो ये टेरी अलेपुरा स्थल दक्षिण भारत से होती थी उत्तर भारत में। तो टेरी की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसको प्रस्तर उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, कि टेरी में प्रस्तर उद्योग या पत्थर के उद्योग बनाए जाने वाले एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा टेरी को कच्चा माल आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। तो मध्य पाषाण काल में दक्षिण भारत का कौन सा स्थल है जो पत्थर का कच्चा माल आपूर्ति केंद्र के रूप में जाना जाता था, तो वो साइट है टेरी साइट। इसके अलावा दूसरी साइड हमारी औंधे है। औंधे की क्या विशेषता है कि यहाँ पे एक शिशु कपाल मिलता है। ये होगी तमिलनाडु की साइड। अगले राज्य की साइड देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा राज्य जो पड़ता है, ये हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी साइड है, तो आंध्र प्रदेश की जो साइड है वो है हमारी पहली नागार्जुन कोंडा। ये आंध्र प्रदेश हमारा राज्य, ये यहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश की साइड है। पहला है हमारा नागार्जुन कोंडा, दूसरा है गिदलूर, तीसरा है रेनीगुंडा। ये जो साइडें हैं वो आंध्र प्रदेश की हैं। इसके अलावा यहाँ पे राज्य हमारा पड़ता है कर्नाटक। ये जो राज्य हमारा ये कर्नाटक राज्य है। यहाँ पे कौन कौन सी साइड पाई जाती है मध्य पाषाण काल की, तो वो साइडें हैं हमारी संगनकल्लू, दूसरी है जलाहल्ली, तीसरी है सोरपुर द्वार। इनको हमने उच्च पूरा पाषाण काल में भी पढ़ा था, क्योंकि उसी स्तर पे लगातार अन्य कालों के एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे इन कालों पे इन्हीं पूरा स्तर पे मध्य पाषाण काल के भी उपकरण एविडेंस कल्चर मिलता है। कौन कौन से कर्नाटक स्थल है, संगनकल्लू और जलाहल्ली और सोरपुर द्वार। जलाहल्ली की विशेषता क्या है कि यहाँ पे डी आकार के होते हैं, उस आकार के कुछ औजार प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा मध्य पाषाण काल की एक और महत्वपूर्ण देन है, वो है कि यहाँ पे एक लकड़ी का डागी पाया जाता है। लकड़ी का डागी पाया जाता है, इंग्लिश में इसको कांस के नाम से जानते हैं। इसका जो डागी का लकड़ी के डागी का संदर्भ लगाया जाता है, माना जाता है कि जो वर्तमान समय में नाव होती है उसी के संदर्भ में लगाया जाता है, या फिर ये किसी प्रकार के खेल या गेम के रूप में मानव प्रयोग करता होगा। लेकिन ये माने जाते हैं कि ये दोनों तरफ से चलने वाली नाव का ही रूप कुछ उसी के समकक्ष था। तो डॉगी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और महत्वपूर्ण उपलब्धि है मध्य पाषाण काल की। तो ये रही मध्य पाषाण काल की विशेषताएं और पूरा स्थल, उससे संबंधित कुछ जानकारी। आई होप आज के क्लास से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आज के लिए जय हिंद।